चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक आए थे अपन बताओ तो? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ रहे थे। आर्टिकल 270 पढ़ना है ना? तो इससे पहले के सारे अमेंडमेंट्स ध्यान में आ गए, क्यों करे गए थे और उसका पर्पस क्या था, एकदम डिटेल में आराम से समझेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। और ये एक बार का ओवरव्यू खत्म हो जाए तो फिर सेक्शन और एक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं, आप एकदम एंड में आइए, जो अभी अभी नए ज्वाइन किए हैं तो इस पे आपको मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 269A। ओके, अब अगला जो है आर्टिकल 270, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिटवीन सेंट्रल एंड क्या स्टेट। तो भाई अब अगर नया कानून आ रहा है, नया लॉ आ रहा है, तो लेवी तो दोनों को अधिकार है। विद इन द स्टेट सेल पे किसको लगाने का अधिकार है? स्टेट को। और वन स्टेट टू अनदर मतलब इंटर स्टेट पे सेंट्रल को। और वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी हो रहा है तो भी रेवेन्यू किस में बट रहा है? स्टेट में और सेंटर में। और स्टेट टू स्टेट भी हो रहा है तो भी किस में बट रहा है? दोनों में बट रहा है। तो ये आर्टिकल कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड क्या स्टेट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके लिए जगह होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपस में फेडरल स्ट्रक्चर में जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल 270 is amended to provide for distribution of goods and service tax between the center and state by order of a president after considering recommendations of a finance commission. This applies for those tax amount apportioned or payable to the central government for taxes levied it under Article 246A(1) and 246(1)(a)(2) and Clause 1 of 269A। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे। इसके अंदर जो भी टैक्स लगेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये सब दिया हुआ है इसमें, बट स्टिल नॉट वेरी मच नेसेसरी अमेंडमेंट फ्रॉम सीए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्या है? आर्टिकल 271 को भी अमेंड किया गया। आर्टिकल 271 empowers parliament to increase any of the duties or tax referred to in article 279 और article 269 और article 270। क्या है, याद है किसी को 269 और 270 क्या कहता है? अभी अभी पढ़ा था अपन ने, स्क्रॉल कीजिए। आया है कि इसमें? ओके, तो ये आर्टिकल 271 पावर देता है पार्लियामेंट को किसी भी टैक्स या ड्यूटी को बढ़ाने के लिए। इट फर्दर प्रोवाइड दैट सच सरचार्ज इज नॉट शेयरेबल एंड रिमेन्स विद द सेंटर। तो ये क्या था? ये पुरानी प्रोविजन थी आर्टिकल 271 में, जो ये कहता था कि अगर किसी टैक्स को बढ़ाया गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सरचार्ज, तो वो पूरा बढ़ाया हुआ टैक्स कौन रखेगा अपने पास? सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा। आगे क्या लिखा है? नाउ दिस आर्टिकल इज अमेंडेड टू एक्सक्लूड जीएसटी फ्रॉम इट्स परव्यू। अब तो ऐसा होगा नहीं, इस जीएसटी में जितना भी टैक्स आएगा हिसाब से बटेगा, किसमें? सेंट्रल में और स्टेट में। और रेट बढ़ेंगे तो ऑल ओवर द इंडिया एक साथ ही बढ़ेंगे। तो कोई ऐसा सरचार्ज या एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का अधिकार अब किसके पास नहीं है? सेंटर के पास नहीं है। पहले था, पहले सेंटर टैक्स बढ़ा सकता था और सारा पैसा अपने पास रख सकता था। आगे एक इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विस एंड स्टेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 366। तो ये पुराना ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 366। इसमें क्या लिखा है देखो। The terms goods and service tax, service and state have been defined under the respective clause of Article 166 as follows. Sorry, 366 as follows. All revenues received and loans raised by Government of India are credited to the consolidated funds of India and all expenditure। यही है कि कुछ गलत छपा है? There is something wrong, no? Let me check. 1 minute, hold on. ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसको करेक्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो। द टर्म्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विसेज एंड स्टेट हैव बीन डिफाइंड अंडर रिस्पेक्टिव क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 266 एज 366 एज फॉलोज। कौन सी टर्म है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बाद
सर्विस और स्टेट, ये तीन डेफिनेशन पे इसका परिणाम होगा। क्या लिखा है देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except taxes on the supply of a alcoholic liquor for human consumption. Consequently, GST can be levied on supply of all the goods and services except alcoholic liquor for human consumption. तो ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स जो लगेगा सप्लाई पे, किसके, गुड्स पे, सर्विस के और बोथ पे। वर्ड भी देखो, सेल वर्ड यूज नहीं हुआ है, वर्ड क्या यूज हुआ है, सप्लाई। सर्विस का मतलब बहुत ही आसान है, कोई डेफिनेशन है नहीं सर्विस की। सर्विस क्या है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। अगर सप्लाई होता है किसी भी चीज का, अगर वो गुड्स नहीं है तो ले दे के वो क्या माना जाएगा, सर्विस है, ऐसा ही माना जाएगा। स्टेट का मतलब भी थोड़ा सा चेंज किया है और इसके पीछे रीजन भी है। State with reference to Article 246A, 268, 269, 269A and Article 279A includes Union Territory with Legislature। अब होता क्या है कि भाई स्टेट्स को परमिशन है क्या करने की, टैक्स को लेवी करने की, और पहले स्टेट के डेफिनेशन में क्या नहीं आते थे, यूनियन टेरिटरीज नहीं आती थी, तो वो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए अब यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड किया गया है किसकी डेफिनेशन में, स्टेट की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। द टर्म गुड्स हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड अंडर क्लॉज 12 ऑफ आर्टिकल 366 in an inclusive manner to provide that goods includes all material commodities and articles। तो गुड्स की कोई ऐसी विशेष डेफिनेशन नहीं है, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। हर वो चीज जो किसी भी प्रकार का क्या है, मटेरियल है, किसी भी प्रकार की कमोडिटी है या किसी भी प्रकार का आर्टिकल है, कानूनन इसको क्या कहा जाएगा, गुड्स। अब मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि जो चीज मैं बेच रहा हूं वो गुड्स भी नहीं है और क्या नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो उसको कोई लीकेज नहीं मिलना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से, अदरवाइज तो उस पर क्या नहीं लगाया जा सकता, टैक्स ही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको फ्रेम किया गया और ड्राफ्ट किया गया है कि गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल। अगर ये नहीं है जिसके बदले में आप पैसा कमा रहे हो या बेच के आपका रेवेन्यू हो रहा है, तो इट इज नथिंग बट अ सर्विस। तो मतलब कहीं ना कहीं से आप पे क्या लगना तय है, टैक्स लगना तय है। आर्टिकल 286 क्या कहता है देखो, आर्टिकल 286 imposing restriction as to imposition of tax on sale or purchase of a goods amended। क्या लिखा है देखिए, पढ़ते हैं। आर्टिकल 286 which restrain the states from framing the laws or imposing any tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place outside the state or in course of a import of a goods into or export of a goods out of a territory of क्या, इंडिया। तो सबसे पहले तो एक आर्टिकल पहले से ही था 286 जो ये कहता था कि स्टेट को कोई अधिकार नहीं है किस पे टैक्स लगाने का, तीन चीजों पे। पहली चीज कौन सी, अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो स्टेट को अधिकार नहीं है उस पे क्या लगाने का, टैक्स। दूसरा, अगर इंपोर्ट हो रहा है देश के बाहर से, भले आपकी स्टेट की सीमा में हो, उस पे भी स्टेट क्या नहीं लगा सकती, टैक्स। और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है आपकी स्टेट की टेरिटरी से किसी भी दूसरे देश में, तो भी स्टेट गवर्नमेंट उस पे क्या नहीं लगा सकती, टैक्स नहीं लगा सकती। इज दैट क्लियर? आगे क्या लिखा है, The article has been amended to incorporate changes arising out of GST by substituting the word sale or purchase with क्या है, supply। अब यहां पे क्या था कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो परचेस कहलाता था, एक्सपोर्ट कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरे देश में तो वो सेल कहलाता था। तो पुराने जो वर्डिंग्स थे वो थे सेल के और किसके, परचेस के। अब वो सेल और परचेस इस वर्ड को किससे चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस किया गया सप्लाई से, बाकी कोई बदल नहीं है। तो अब ऐसे इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि स्टेट को अधिकार नहीं है तीन सप्लाई पे क्या लगाने का, टैक्स। सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, import from particular state to another country and import to other country to state and export from the state to the other country। तो वर्ड सेल और परचेस की जगह पे कौन से वर्ड आए हैं अभी, सप्लाई। कंसिक्वेंटली स्टेट हैव नो राइट टू इंपोज जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इट विल बी लेविड बाय द
union government under article 269A as mentioned earlier. Further, clause 3 of article 286, which stipulates that any law of a state shall, insofar as it is imposes or authorizes the imposition of tax on sale or purchase of goods declared by parliament by law to be of special importance in interstate trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy rates and other incidents of tax as parliament may by law specify been omitted. तो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ हुआ करता था, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, ओमिट. अब इस पैराग्राफ में लिखा क्या था, ये पैराग्राफ था आर्टिकल 286 का क्लॉज 3 विच स्टिपुलेट दैट any law of a state shall, insofar as imposes or authorizes the imposition of tax on the sale or purchase of goods declared by the parliament by law to be of a special importance in interstate trade or commerce, be subject to such restriction and commodities in regard to the system of levy rates and other incidents of taxes as parliament by law may specify. तो पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड्स पे टैक्स लगाने का अलग से क्या था, अधिकार था. अब ऐसा कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस का गुड नहीं है. जीएसटी में सिर्फ अदर गुड्स एंड सर्विसेज और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इतना ही बाइफर्गेशन है. तो हर चीज पे क्या लगाया जा सकता है आज कायदे से, जीएसटी. इवन डीजल पेट्रोल पे भी क्या लगाया जा सकता है, जीएसटी. सिर्फ किस पे नहीं लगा सकती सरकार, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे. पेट्रोल डीजल पे लगाना है तो इनको क्या करना होगा, सिंपली नोटिफाई करना होगा कि ये तारीख से पेट्रोल डीजल पे क्या लगने जा रहा है, जीएसटी, और कौन से रेट से लगेगा वो उन्हें डिफाइन करना है. इज दैट क्लियर. जीएसटी काउंसिल क्या चीज है, इसके लिए भी एक स्थान विशेष दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहलाता है सेक्शन 279A, अ वेरी पावरफुल बॉडी. Article 279A of the Constitution empowers the President to constitute a joint forum of central and state, namely Goods and Service Tax Council. शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे क्या, जीएसटी काउंसिल. तो एक आर्टिकल 279A भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स को मिला के एक बॉडी बनाए, जॉइंट फोरम बनाए, कमिटी बनाए, जिसका नाम क्या होगा, जीएसटी काउंसिल. इस पे क्वेश्चन बनता है सीए फाइनल में भी और सीए इंटरमीडिएट में. अभी जीएसटी काउंसिल करेगी क्या, इसके राइट्स क्या है, इसके पावर क्या है और इसकी ड्यूटीज क्या है. The provision regarding to the GST Council come into the force on 12th of September 16. President constituted the GST Council on 15th September 2016. The GST Council has consisted the following member, namely the Union Finance Minister as क्या, चेयरपर्सन. तो आपको ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ GST Council. It's the Union Finance Minister. Currently, who is the Union Finance Minister? Mrs. Nirmala Sitharaman. The Union Minister of State in charge of Revenue or Finance is the member. कौन है आज Union Minister of State in charge of Revenue and Finance? Mr. अनुराग ठाकुर. तीसरा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर दी मेंबर्स. तो जीएसटी काउंसिल में चेयरपर्सन एक ही है और बाकी एक एक मेंबर कहां से रहेगा, स्टेट से, और एक एडिशनल मेंबर रहेगा कहां से, सेंटर से. तो स्टेट का मेंबर कौन हो सकता है, वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री, या तो कोई भी वो व्यक्ति जिसको नॉमिनेट करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट. कि आप जाइए हमारे स्टेट के बिहाफ में, यू आर बीन अपॉइंटेड एज यू आर बीन रिकमेंडेड एज अ मेंबर ऑफ अ जीएसटी काउंसिल. पर जनरली ये फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं स्टेट्स के. और हर स्टेट में ये जो नाम है इसको वित्त मंत्रालय या अर्थ मंत्रालय नहीं कहा जाता, कहीं कहीं इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको और स्टेट के हिसाब से क्या है नाम दिए गए. The member of a GST council referred in clause C above shall, C मतलब क्या, स्टेट वालों की बात हो रही है, as soon as may be choose one among themselves to be the vice chairperson of a council for such period as they may decide. तो बीच में ये जो वाइस चेयरपर्सन थे ये थे हमारे सुशील कुमार मोदी.
जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो कैसा रहेगा जीएसटी काउंसिल? एक चेयरपर्सन, जो बाय डिफॉल्ट कौन रहेगी? यूनियन फाइनेंस। बाकी के सब मेंबर हर स्टेट से, और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन गवर्नमेंट का। और फिर वाइस चेयरमैन कौन बनेगा? स्टेट में से जो रिप्रेजेंटेशन आए हैं वो लोग ही आपस में अपना क्या चुनेंगे? वाइस चेयरपर्सन चुनेंगे। यहां तक क्लियर है? ओके। द जीएसटी काउंसिल शाल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन। अब ये लोग काम क्या करेंगे? बन तो गया क्या जीएसटी काउंसिल। अब संविधान इनको क्या अधिकार देता है कि ये लोग क्या काम करेंगे, और ये लोग क्या काम करेंगे ये लिखा है आर्टिकल 279 ए में। क्या काम करेंगे? पहला, द टैक्सेस, सेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन, स्टेट एंड द लोकल बॉडीज विच मे बी सबसम्ड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे कौन से टैक्सेस रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और कौन लगाती है? लोकल बॉडी। इनको उठा के क्लब करना है अब कौन से सिस्टम में? जीएसटी में। तो ये टैक्स अब नहीं लगेंगे, और उसके बदले क्या लगेगा? जीएसटी। ये बताने का काम, रिकमेंडेशन देने का काम कौन करेगी? जीएसटी काउंसिल। अगर कल उनको लगता है कि कोई एक और विशेष टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसके बदले भी क्या लगना चाहिए? जीएसटी। तो ये अधिकार किसको है? जीएसटी काउंसिल को है। The goods and service that may be subject to or exempted from goods and service tax। कौन से गुड्स पे जीएसटी नहीं लगाना है, मतलब किसको क्या करना है? एग्जम्प्ट करना है जीएसटी से। ये अधिकार भी किसको है? जीएसटी काउंसिल को। तो एग्जम्प्ट किए हुए गुड्स पे वापस जीएसटी लगाने का भी अधिकार किसको है? जीएसटी काउंसिल को। मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, apportionment of goods and service tax levied on the supply in the course of interstate trade or commerce under article 279A and principle that governs the place of क्या? supply। अभी तक तो हम place of supply पढ़े ही नहीं है, तो जब पढ़ेंगे इसके सारे प्रिंसिपल को गवर्न करने का, और इसका जो मॉडल टैक्स लॉ बना है इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो वो रिकमेंडेशन देने का भी अधिकार किसको है? जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ले दे के खुद बोल दिया और चेंज हो जाए लॉ, ऐसा होने वाला नहीं है। दे आर नॉट द लेजिस्लेटर, दे आर नॉट द लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटर का अधिकार किसके पास है? संसद के पास ही है। ये लोग सिर्फ क्या देंगे? रिकमेंडेशन। कभी कभी इनके रिकमेंडेशन को माना जाता है, कभी कभी ये भी संभव है कि लेजिस्लेटर इनके रिकमेंडेशन को ना भी माने। The threshold limit of turnover below which the goods and service may be exempted from goods and service tax। आपके टर्नओवर की वो कौन सी लिमिट है जिसके नीचे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? ये लिमिट तय करने का और रेकमेंड करने का अधिकार किसको है? जीएसटी। रेकमेंड करने का, तय करने का है क्या? नहीं। रेकमेंड करेंगे, तय कौन करेगा? लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाले। The rates including floor rates with bands of goods and service tax। इसका मतलब क्या है? रेट तय करने का अधिकार भी किसको है? रेट्स को रेकमेंड करने का अधिकार भी किसको है? जीएसटी काउंसिल को। ये चाहे तो इसका मतलब है रेट बढ़ाना भी रेकमेंड कर सकते हो, रेट घटाना भी रेकमेंड कर सकते हो। एनी स्पेशल रेट और रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर। पर्टिकुलर एक समय के लिए ये लोग इतना भी रिकमेंड कर सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके तो 31 दिसंबर तक फलाने चीज का टैक्स रेट क्या कर दो? बढ़ा दो। अब ये फ्लोर रेट की बात हो रही है। फ्लोर रेट कितने कितने हैं अभी पॉपुलर? 0%, 5, 12, 18 और 28%। इसमें अभी चेंजेस आने भी वाला है। रिसेंटली 18% और 12% को क्लब कर रहे हैं, और 18 भी खत्म हो जाएगा, 12 भी खत्म हो जाएगा, और शायद 15% का एक स्लैब आएगा जिसमें 18 का घट के 15 हो जाएगा और 12 वालों का बढ़ के 15 हो जाएगा। पर अभी इट इज इन अ पाइपलाइन, एक ऐसी चर्चा सुनने में आई थी। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सच स्टेट आर रेफर्ड एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इन पर्टिकुलर स्टेट में अगर कुछ विशेष प्रोविजन भी करने हैं तो ये रिकमेंड करने का अधिकार भी किसको है? जीएसटी काउंसिल को है। अब इन्होंने किया भी है। इसमें से कुछ स्टेट में जो लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, अपन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अलग है, और बाकी स्टेट्स में
अलग है, कहीं 15 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं पे 40 लाख है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज द काउंसिल में डिसाइड। अब उनको लगे कि ये जीएसटी के मामले में ये एक सुझाव हम और देना चाहते हैं, तो कोई भी सुझाव वो लोग दे सकते हैं। GST Council shall recommend the date on which the goods and service tax to be levied on petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको छोड़कर हर चीज पे क्या लगाया जा सकता है? जीएसटी। अब पेट्रोल डीजल पे लगाना है तो इनको क्या करना है? सिर्फ एक रिकमेंडेशन अपना देना है। While discharging the functions conferred by this article, functions मतलब जिम्मेदारियां, ये आर्टिकल जिम्मेदारियां तय करती है किसकी? जीएसटी काउंसिल की। The GST Council shall be guided by the need for the harmonized structure of goods and service tax for the development of a harmonized national market for goods and service। तो इनका एक उद्देश्य ये भी रहना चाहिए कि पूरा मार्केट एक होके काम करे, वन नेशन वन टैक्स या वन नेशन वन मार्केट। ये संकल्पना सही में साबित करने के लिए इनको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। 1/2 of the total number of members in GST Council shall constitute the quorum at its meeting। तो कोई भी मीटिंग होगी, इसमें लिया गया फैसला तभी वैलिड माना जाएगा जब एटलीस्ट 50% मेंबर्स वहां प्रेजेंट होंगे। तो अगर मान के चलो सब स्टेट और ये मिला के आज 30 मेंबर्स बनते, तो अगर 15 से कम मेंबर रहे तो उनका लिया गया कोई भी फैसला वैलिड माना नहीं जाएगा, वो वॉइड कहलाएगा। तो इनको जो भी निर्णय लेना है ये तय करना होगा कि मीटिंग में कम से कम कितने लोग मौजूद रहे? 50% लोग मौजूद रहने चाहिए। बात मेंबर की हो रही की चेयरमैन की हो रही है? मेंबर्स की। The GST Council shall determine the procedure in performance of its function। उनको अधिकार है कि भाई हमारी जो जिम्मेदारियां है वो पूरी करने की प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। प्रोसीजर में आता है मीटिंग कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, ऑनलाइन लेनी है कि ऑफलाइन लेनी है। वट एवर दे वांट टू डिसाइड, दे हैव द पावर टू डिसाइड। इसका कोई गाइडलाइन अलग से स्पेसिफाई किया नहीं गया। Every decision of GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4 of a weighted vote of the members present and voting in accordance with the following principle। सिर्फ वोट नहीं है, वोट भी कैसे है? वेटेड वोट से। तो सबसे पहले तो आधे लोग होने ही चाहिए। उसके बाद कोई भी निर्णय तभी हुआ है ऐसा माना जाएगा जिसमें कम से कम कितना वोटिंग परसेंटेज फेवर में हो? 3/4। मान के चलो कि 30 मेंबर है तो पहले तो 15 रहने चाहिए, तो अपन मान देते एक पर्टिकुलर मीटिंग में 20 लोग आए हैं। कितने लोग आए? 20। अब 20 में से भी 3/4 मतलब कितने? 15 लोग इन्होंने हाँ बोलना चाहिए। The vote of a central government shall have the weightage of 1/3 of a total vote cast। भाई सिर्फ वोट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वोट कितना वेट रखता है? 1/3। इसका मतलब है कि स्टेट के बाकी सब वोट कितने हैं? सिर्फ 2/3 ही वेट रखते हैं। तो ये वेट इनटू वोट, स्टैटिस्टिक्स में वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना सीखे थे ना, x मल्टीप्लाइड बाय क्या? उसका वेट, समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू करते थे। बस सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे सेंट्रल जिस चीज को हाँ बोलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है किसको? 1/3 से। तो स्टेट जिसको भी हाँ बोलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। The votes of all the state government taken together shall have the weightage of a 2/3 of a total vote cast in the meeting। तो किसका पावर ज्यादा है? सेंट्रल का ही पावर बाय डिफॉल्ट ज्यादा है। No act or proceedings of the goods and service tax council shall be invalid merely by the reason of। वैसे तो देखो हमने बोला था कि मीटिंग में 50% लोग ना रहे तो वॉइड है, या तो जिसका रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है उसमें वेट के हिसाब से सेंट्रल का 1/3 और बाकी सब स्टेट का 2/3, उसकी मेजोरिटी कितनी आनी चाहिए? 3/4 आनी चाहिए, तो वो रिजोल्यूशन क्या होगा? पास। और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे दिए हुए पॉइंट नंबर ए, बी और सी में, इसके आधार पे आप मीटिंग को इनवैलिड करार नहीं दे सकते। वो कौन सी चीज है? एनी वैकेंसी
और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या काउंसिल। अगर वैकेंसी है काउंसिल में, किसी स्टेट का मेंबर आया ही नहीं, आया था उनकी डेथ हो गई पर अभी तक उसका क्या नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब बन रहा था काउंसिल तभी उसमें क्या रह गया, कुछ डिफेक्ट रह गया, तो इन ग्राउंड्स पे ये 2/3 वाला, 1/3 वाला और 3/4 वाला ये क्राइटेरिया लगा के आप मीटिंग को क्या नहीं कर सकते, इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते। वैसे तो होता नहीं है, और हो भी जाए तो इन ग्राउंड्स पे मीटिंग इनवैलिड घोषित नहीं की जाएगी। एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ क्या काउंसिल। अगर पर्सन को अपॉइंट करने में कोई डिफेक्ट आ गया, मतलब वो पर्सन वहां होना नहीं चाहिए था पर गलती से वो पर्सन वहां है, फिर भी उसका वोट क्या माना जाएगा, वैलिड ही माना जाएगा। अब भाई ये पर्सन ही इनवैलिड है तो इसकी वजह से फिर मीटिंग ही क्या हो गई, इनवैलिड, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एनी प्रोसीजरियल irregularity of a council not affecting the merit of क्या केस। अब ये बोला था कि प्रोसीजर के हिसाब से मीटिंग होनी है ऑफलाइन, हैदराबाद भवन दिल्ली में, तो दो मेंबर ने समय पे बोल दिया हम पहुंच नहीं पाएंगे तो हम ऑनलाइन अटेंड करते हैं, तो जो प्रोसीजर थी उसके हिसाब से काम हो रहा है क्या, नहीं। फिर किसी ने ये नहीं बोल देना कि प्रोसीजर के हिसाब से मीटिंग में बाधाएं आई है इसलिए मीटिंग ही क्या है, इनवैलिड। तो इन ग्राउंड्स पे मीटिंग को क्या नहीं करार दिया जा सकता, इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। The Goods and Service Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने अपने आप में किसी भी डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, निकालना समझते हो, उसका रिजल्ट लगाने के लिए, डिस्प्यूट आते तो है, अभी डिस्प्यूट का क्या करना पड़ता, निवारण करना पड़ता। तो जीएसटी काउंसिल ने अपना एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि वो किसी भी तरह के विवाद को क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। इसके लिए क्या होगा, कौन से विवाद हो सकते हैं, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट और मोर स्टेट, इनके बीच में भी कोई विवाद है या किसी चीज को लेके मतभेद है, तो इस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने का मैकेनिज्म कौन इस्टेब्लिश करेगा, जीएसटी काउंसिल। वो लोग रिकमेंड करेंगे कि ठीक है आगे से ऐसी समस्या आती है तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड ऑन वन और मोर और अदर स्टेट ऑन दी अदर साइड। एक सेंट्रल है, एक स्टेट है, सेंट्रल है, कई सारे स्टेट है, इन विवादों को भी कौन सुलझाएगा, जीएसटी कौन सुलझाएगा, मतलब एक मैकेनिज्म देगा कि इसको कैसे सुलझाया जाना चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, मीटिंग लेंगे, उसमें प्रस्ताव रखेंगे कि इस विवाद को सुलझाने के लिए ये मैकेनिज्म है, फिर उस पर क्या होगा, वोटिंग होगा, अगर वेटेड वोट के हिसाब से वो पास हो जाता है तो उसका एक प्रेस रिलीज आएगा और वो उस समय के बाद से क्या बन जाएगा, मैकेनिज्म बन जाएगा जो सभी पे बंधनकारक रहेगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट में भी झगड़ा होता है, फाइटिंग होती है, अराइजिंग आउट ऑफ अ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल और इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑन। इन्होंने कोई बात कह तो दी, अब मेजोरिटी वोट है तो जाहिर सी बात है कोई स्टेट शायद हो सकता है कि मीटिंग में ना भी बोले, और फिर भी रिजोल्यूशन क्या हो गया, पास बाय 3/4 ऑफ मेजोरिटी वेटेड वोट्स। उसके बाद अगर स्टेट में भी कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं तो इसको भी एडजुडिकेट करने का, इसका निवारण करने का मैकेनिज्म क्या होगा, ये तय करने का अधिकार किसको है, जीएसटी काउंसिल को। आर्टिकल 368 भी अमेंड किया गया। आर्टिकल 368 हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड आर्टिकल 279A also within its purview. Consequently, at least 2/3 of a majority in each house of a parliament and ratification by at least one half of a state is specifically required to make any amendment in Article 279A relating to the GST Council। अब ये सब बन तो गया, अब आगे चल के ऐसा लगा कि बाप रे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से, और कुछ गलती हो गई या कुछ छूट गया, अब इसमें और क्या करने हैं, बदलाव करने हैं। तो अब ये तो लिख गया, ये तो सबसे स्ट्रांग क्या है हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक बार बात लिख गई तो लिख गई, फिर उसको लॉ को आसानी से बदला जा सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक तो बदलना कठिन है, बदल गए तो उसको और बदलना और भी कठिन, फिर इसको कैसे बदला जाएगा। इसमें कोई बदल अगर करने हैं तो आर्टिकल 368 में ये कहा गया है कि अगर आपको आर्टिकल 279A में कोई भी बदल करने हैं तो कितने वोट लगेंगे, 2/3 ऑफ अ मेजोरिटी इन
ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। एंड रेटिफिकेशन, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसा होता है, पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर वो सभी स्टेट में घुमाया जाता है कि आपको इसको मंजूर करना है या नहीं करना, और एटलीस्ट आधे स्टेट ने उसके लिए क्या बोलना चाहिए, हाँ, और तब जाके वो वापस आएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट चेक करेगा। लोकसभा 2/3 मेजोरिटी यस, राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी यस, 32 में से 16 स्टेट ने हाँ बोला क्या, यस। अगर ऐसा है तो फिर वो अमेंडमेंट कराया जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। टेस्ट योर नॉलेज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म करते हैं। क्या है पहला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7 शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Discuss how GST resolved the double taxation dichotomy under previous indirect tax law. Enumerate the deficiencies of existing indirect taxes which lead to need for the ushering into the GST regime. Discuss the dual GST model as introduced in India. List the central and state levies which have been subsumed in GST in India. और मेरे ख्याल से सभी टॉपिक्स पे हमने बहुत ही डिटेल में क्या किया है, चर्चा की है। तो ये छोटा सा ही लेक्चर था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो कौन सा है, सप्लाई अंडर जीएसटी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल वन, सेकंड यूनिट, क्योंकि यहां से हम सही मायने में क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जीएसटी लॉ को सेक्शन वाइज। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझ में आए हैं, वेटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ठीक है देन, आज के लिए इतना काफी है। कल से अपन पढ़ेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई अंडर क्या, जीएसटी। चलो देन, सी यू टुमारो।